हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है शोएब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के बारे में, जहां पे हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मैनेजमेंट। बट वेट, उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि हमने क्लास 11 में क्या पढ़ा। जो क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, और क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों आपस में मतलब इसको कनेक्ट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो कंटेंट्स कुछ इस तरह रहने वाले। फर्स्ट पार्ट रहेगा वीडियो का आपका रिवीजन सेक्शन, जिसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है बेसिकली, एंड व्हाट हैव वी स्टडीड इन क्लास 11। तो क्लास 11 में हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए थे, हमने पढ़ा था। ठीक है, आपने तो सीखा होगा। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स थे वो आप उसमें देखने वाले। सेकंड पार्ट जो रहेगा वीडियो का वो है बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट रहने वाला है, जहां पे हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग और इसके कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के बाद में। इसके बाद जो रहेगा हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप इसका वो है सिलेबस का ओवरव्यू। ठीक है, सिलेबस के ओवरव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि जो बुक आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की जो है, ये मतलब किस पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, मतलब कैसे इसका बाइफर्केशन किया गया है, कैसे कैसे इसके जो चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज है आपकी। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसके मार्क्स में इसकी वेटेज बताऊंगा, आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा आपको इन सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो, ये जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि बिजनेस क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसकी तरफ, डेफिनेशन की तरफ, फिर इसके बाद आएंगे उसके फीचर की तरफ। इसको हम साथ साथ क्लियर करते हुए चलते हैं। तो देखो, बिजनेस क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल दोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि बिजनेस क्या होता है, काम होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहां पे हमारा जो देखो बिजनेस एक्टिविटी, एक बिजनेस जो है वो एक तरह का काम है। ठीक है, जहां पे आपको जो मोटिव है वो पैसा कमाना। ठीक है, पैसा कमाने के साथ साथ जो जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, किससे, प्रोडक्शन से, परचेज से और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। तो आप इसको क्या बोलते हो, बिजनेस बोलते हो। ठीक है, बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, थोड़े इसके कुछ फीचर दिए गए हैं, पहले हमें उसको डिस्कस करना ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो पहला इसका जो फीचर है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सारी एक्टिविटीज जिसको आपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए किया है वो आपकी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। और वो सारी एक्टिविटीज जो आपने जस्ट एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कर दिया या फिर लव एंड अफेक्शन के लिए कर दिया, वो सारी कहलाती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सिंपल है, जो आपने पैसा कमाने के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए करी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, और जो आपने बिना मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करी, जस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मन की शांति के लिए करी आपने, वो क्या कहलाई, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई। तो बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बेसिकली यहाँ पे आप पैसा कमा रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वही है। ठीक है, सेकंड है आपका यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। बेसिकली देखो होता क्या है कि बिजनेस जो है वो या तो चीजों को बनाकर बेचता है, ठीक है, या फिर एक बिजनेस कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा होलसेल और रिटेलर्स के बारे में। ये तो सामान अपनी दुकानों में या फिर अपने से बनाते नहीं है, जो सामान ऑलरेडी बन चुका है बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, ये वहां से परचेज करके लेकर आते हैं, फिर आपको आगे रीसेल कर देते हैं। ठीक है, तो बिजनेस तो देखो दोनों ही कर रहे हैं ना, एट द एंड मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही मतलब कि प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, रेगुलर बेसिस पे भी करते हैं। ठीक है, तो देखो बिजनेस तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहां पर आ जाता है, एक उसमें से क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको एक वर्ड में समझाऊं तो ये होता है रिलेटेड आपका किससे, मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग से हो गया। और प्रोक्योरमेंट क्या होता है, आपका ट्रेड बोलते हैं सिंपल। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको बनाना नहीं होता इसके अंदर, जस्ट आप कहीं से परचेस करके लेकर आए और आपने इसको आगे रीसेल कर दिया। ठीक है, जो नेक्स्ट इसका फीचर होता है किसका, बिजनेस का, वो होता है आपका सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सोचो अगर आपने सामान बना लिया या फिर कहीं से परचेस करके लिया और आपने जस्ट उसको अपने पास ही रख लिया, तो क्या बिजनेस हुआ। आपको मॉनेटरी बेनिफिट कब होंगे, जब आप उसको बेचोगे ना, प्रॉफिट में जब उसको बेचोगे तभी तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे। तो जब आपने उसको बेचा ही नहीं, अपने पास ही रख लिया, उसको पैसे के बदले में एक्सचेंज ही नहीं किया, तो ये बिजनेस की जो प्रोसेस हुआ ये तो इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिजनेस नहीं कराएगा जब तक आप इसकी सेल और एक्सचेंज नहीं करते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट इसका फीचर है वो है रेगुलर बेसिस। अगर आपने कोई काम एक ही बार किया और उसको करके आपने छोड़ दिया, ठीक है, भले ही आपने उसमें प्रॉफिट कमाया, आपने कुछ बनाया था या फिर आपने कहीं से कुछ चीज ला के बेची थी, लेकिन आपने उसको जस्ट वन टाइम किया या फिर बहुत कभी कभार मुश्किल से आप करते हो उसको, मतलब रेगुलर बेसिस पे आप उसको नहीं कर रहे। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिपीट करो जिस चीज को, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर बेसिस। तो जो आपने काम एक ही बार किया, ठीक है, आपने उसको बार बार नहीं किया या फिर बहुत कभी कभार आप करते हो, तो उसको बिजनेस यहाँ पे नहीं बोला जाता।
मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आपके पास एक पीसी था, आपने उसको बेच दिया, ठीक है, आपके घर में पड़ा हुआ था, आपने लैपटॉप खरीद लिया, आपके पास जो डेस्कटॉप वाला पीसी था उसको आपने बेच दिया। अब बेचने से क्या हुआ कि आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्या यहाँ पे ये बोला जाएगा कि आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जो आपने पीसी बेचा वो आपने वन टाइम सेल करी। अगर आप क्या करते हैं कि कहीं से पीसीज लेकर आते हैं, ठीक है, चाहे मतलब कि आप एक कंपनी आपकी जो बनाती है पीसी, उसको हटा देते हैं अभी हम, ठीक है, अगर आप कहीं से पीसीज खरीद के लेकर आते फिर आप उसको बार बार बेचते, तभी क्या कहलाता, ये रेगुलर बेसिस है, ठीक है, तब जाके बिजनेस बनता। आपने वन टाइम सेलिंग करी, ये बिजनेस नहीं होता। जो नेक्स्ट इसका फीचर है वो है क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। अगर आपने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, जितने में आपने कोई चीज बनाई, जितने में आपकी जो भी बेसिकली अगर मैं बोलूं इसको, जितनी आपकी कॉस्ट आई उतना ही अगर आपका सेलिंग प्राइस रहेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नो प्रॉफिट, प्रॉफिट आपने अर्न किया ही नहीं, तो क्या ये आपका बिजनेस कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस के लिए क्या जरूरी होता है, आपको प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर आप बिना प्रॉफिट के काम कर रहे हैं तब आप मतलब कि एनपीओ वगैरह जो एनजीओ काम करते हैं, एनपीओ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप आ जाते हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे होते। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। एक मिनट में इसको erase कर देता हूँ। अब जिसका लास्ट फीचर है वो क्या कहता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमारा कमाई कितनी होगी, उसके ऊपर हमें रिटर्न कितना आएगा, ठीक है, मुनाफा कितना होने वाला है, तो वो होता है इसका रिटर्न। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रिटर्न के बारे में अनसर्टेन है, क्योंकि जो बिजनेस जिस एनवायरमेंट में काम करता है उसके अंदर कल को क्या होने वाला है, बहुत सारे चेंजेस फेस करने पड़ते हैं बिजनेस को, ठीक है, तो कल के दिन क्या होने वाला है वो किसी ने नहीं देखा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ सकती है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ सकती है, ठीक है, या फिर कोई मतलब कि लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ सकता है, समझ गए? तो इसके जरिए होगा क्या कि आपके बिजनेस पे कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने सोचा है कल मुझे सेल हो सकती है मान लो 2000 रुपए की, लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने क्या खरीद लिया, ज्यादा सामान खरीद लिया, ठीक है, या फिर चांसेस ये भी है कि लोगों ने कम सामान खरीदा, आपको सेल कितने की, केवल 1000 रुपीज की हुई, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जहां पे आप बिल्कुल भी अश्योर नहीं होते हैं कि आपको रिटर्न कितना आने वाला है, वो ज्यादा भी आ सकता है, वो कम भी आ सकता है, ठीक है, तो यहीं से क्या राइज होता है, रिस्क। रिस्क है इसमें। रिस्क का मतलब क्या होता है कि या तो आपको बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है या फिर मतलब कि पॉसिबिलिटी किसकी, लॉस की, इसको क्या बोला जाता है, रिस्क बोला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मतलब कि बिजनेस स्टडीज के बारे में जो आपने मतलब कि 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आपने वहां पे पढ़ा था, ठीक है, अगर मैं इसको आपको याद दिलाऊं तो इसके अंदर आपने बेसिकली देखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप देखा होगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि ऐसा बिजनेस जिसका मालिक, जिसके अंदर पैसा लगाने वाला वो एक ही बंदा हो। सोल का मतलब होता है एक, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। हिंदी में अगर इसको बोले तो इसको बोलेंगे एकल स्वामित्व, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर एक वैसा बिजनेस जहां पे इसको चलाने वाला इसको मालिक है वो एक ही है, ठीक है। अब देखो आपने उसके बाद पढ़ा होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो बेसिकली आप कंपनी बोलते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो एक ही बात है। उसके बाद पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा। पार्टनरशिप के बारे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंबाइन होकर बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में देखा होगा कि एक ही परिवार के अंदर लोग अपना मतलब किसी न किसी तरह के व्यवसाय के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, बिजनेस है, हाँ जी बिजनेस तो है ये, ठीक है। तो उसमें फर्क क्या आ रहा है, देखो ये बिजनेस ही है लेकिन करने की फॉर्म अलग है, यानी कि इस बिजनेस को करने का रूप अलग है, ठीक है। अगर इसको आपको डेफिनेट इसकी डायग्राम से समझाऊं, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, तो ये देखो डायग्राम क्या कहता है कि जो आपकी जर्नी है, ठीक है, इसको अगर मैं बोलूं तो इसको आप बिजनेस से रिलेट करो, ठीक है, कि आपकी जो जर्नी है वो आपका बिजनेस है। आपको पहुंचना कहां पर है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो है क्या, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना क्या है, आपकी यहाँ पे डेस्टिनेशन है, सबको वहीं पर ही पहुंचना है। लेकिन देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबके पास ना व्हीकल अलग अलग है, ठीक है, सबके पास क्या है यहाँ पे व्हीकल्स अलग अलग है। इसके पास साइकिल है, इसके पास कार है, इसके पास बस है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि ये साइकिल पे जा रहा है एक पर्सन, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर बोल सकते हैं, ठीक है। कौन से वाले बिजनेस में, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। इसको रिलेट कर सकते हो आप पार्टनरशिप से, ठीक है, इसको आप रिलेट कर सकते हो पार्टनरशिप से। और इसके बाद ये जो बस दिख रही है आप इसको रिलेट कर सकते हो किससे, जॉइंट स्टॉक कंपनी से, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी से, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स या कह सकते हैं ओनर्स होते हैं, समझे। तो देखो ये कर तो सारे बिजनेस ही रहे हैं लेकिन इनका करने का तरीका अलग है, इनकी बिजनेस की जो फॉर्म है ना वो अलग अलग है, ठीक है। कोई किस देखो अगर इसमें दिखाऊं आपको मैं कि कंपेयर करके, तो यहाँ पे जो व्हीकल है ना, ये यहाँ पे जो व्हीकल है इसको आप रिलेट करो किससे, फॉर्म से, ठीक है।
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से रिलेट करो, ठीक है। सबको जर्नी पूरी करनी है, सबको एंड में प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन सबकी क्या है यहाँ पे व्हीकल अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होती है, जस्ट एक बिजनेस ही है, लेकिन बिजनेस का एक वो रूप है, ठीक है। किस रूप में आप बिजनेस को आगे लेकर जाते हो वो बताता है आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं अपना इसके अंदर। तो यहाँ में देखना है कि वो कौन कौन से टॉपिक्स थे जो हमने क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़े थे, ठीक है। आपको याद आ जाएगा इसको सुन के। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस आपने देखा था, यानी कि इसके वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने इसको डिस्कस किया कि बिजनेस क्या होता है, इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि अगर हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम किस फॉर्म में स्टार्ट करें, ठीक है। अब उस फॉर्म के अंदर भी आपने कुछ कैटेगरी देखी कि एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है आपका जॉइंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो सारी फॉर्म्स आती है जो भी हमने पिछली प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी है, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन कौन से इसके सब पार्ट होते थे, कौन कौन से इसकी फॉर्म्स होती थी। तो यहाँ पे 3 फॉर्म हुआ करती थी इसकी, अगर आपको याद हो तो। एक होता था आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक होता था आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन, और एक होता था आपका गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। जॉइंट सेक्टर के अंदर आपने ट्रिपल के बारे में पढ़ा होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पे दोनों की थोड़े थोड़े पार्टनरशिप होती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं और आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे दोनों मिलाकर भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जनरली हम बिजनेस के अंदर जब भी बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है गुड्स, ठीक है। नहीं कोई सामान होगा जिसको बेचा जा रहा होगा, खरीदा जा रहा होगा, लेकिन हम कई बार मतलब कि थोड़ा सर्विसेज को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि सर्विसेज क्या होती है, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सर्विस बेसिकली क्या है, एक प्रोडक्ट ही है, लेकिन वो इंटेंजिबल है, जिसको आप मतलब कि देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट आप इसको फील कर सकते हो, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज में इतना डिफरेंस होता है, गुड्स टेंजिबल होते हैं, ये आपकी सर्विसेज जो होती है इंटेंजिबल होती है। और भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। इसके बाद आपने देखा था बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, यानी कि बिजनेस फाइनेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर ऐसे तो हो नहीं जाएगा, आपने सोचा और बस बिजनेस स्टार्ट हो गया। बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, आप पैसा लगाएंगे उसके अंदर, और पैसा आएगा कहां से। तो ये हमें चैप्टर बताता था कौन सा वाला, बिजनेस फाइनेंस, यानी कि इसने हमारे को बताया 2 रास्ते, ठीक है। या तो आप क्या करो, उधार लेकर आ जाओ, जिसको आपने बोला बोरोड फंड, या फिर आप क्या करो, और से अगर आप कंपनी वगैरह मतलब कि फॉर्म चला रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, शेयर वगैरह इशू कर सकते हो। इसको आपने पढ़ा था ओनर्स फंड के रूप में, ठीक है। ओनर्स फंड के अंदर आपने इक्विटी शेयर पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था, आपने रिटेन अर्निंग पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उसके बेसिस पे भी इनको बांटा जा सकता है, ठीक है जी। कैसे, माइक्रो बोला सकता है इसको, माइक्रो एंटरप्राइज बोला जा सकता है, स्मॉल एंटरप्राइज बोला जा सकता है, या फिर मीडियम एंटरप्राइज बोला जा सकता है, ठीक है। देन हमने देखा था क्या कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड बेसिकली क्या होता है कि वो ट्रेड जहां पे आपकी जो बाइंग एंड सेलिंग है, ठीक है, जहां पे आपकी जो बाइंग एंड सेलिंग है वो कहां पर होती है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ठीक है। यानी कि एक जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है कंट्री की, उसके अंदर अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग उसके अंदर आप कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, ये इंटरनल ट्रेड है। अगर आपने बाइंग एंड सेलिंग बाहर से करते हो, ठीक है, आपकी कंट्री की बाहर की कोई बाउंड्री कंट्री की आपकी, ठीक है, इसके बाहर से अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो ये क्या कहलाता है, आपका इंटरनेशनल बिजनेस। इसको करते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो आप पढ़ चुके 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली कंटेंट्स थे जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, ठीक है। अब इस वीडियो को तो अभी जितना भी हमने यहाँ तक पढ़ा इसको सम अप करता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कि कनेक्टेड कैसे है, ठीक है। क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज तो बहुत हो गया, अब क्लास 12th की तो पढ़नी है, तो उसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। पहली बात तो आपको कि डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। देखो, जैसे आप इसको इमेजिन करना कि मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, जैसे ये ना कुछ शॉप्स है, ठीक है, ये कुछ शॉप्स हैं, ठीक है। जब एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ शॉप्स हैं, ये छोटी शॉप है, ठीक है, ये एक बड़ी शॉप है, ये और एक ये उससे भी बड़ी शॉप है, ठीक है, ये मतलब और भी बड़ी शॉप है। इसका बिजनेस करने का तरीका और भी अलग है, ठीक है। तो देखो, ये जो छोटी का मतलब ये है कि इसकी बिल्डिंग छोटी नहीं है, छोटी वो तो मैंने एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दिखा दिया आपको। छोटी का मतलब है कि इसके अंदर जो कैपिटल लगाई गई है वो कम है, ठीक है। इसका वर्किंग एरिया भी कम है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर तक इसका मार्केट एरिया नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है थोड़ा सा कि बड़े लेवल पर है, ठीक है, इसका मार्केट एरिया थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो भी थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद आ जाता है हमारा उससे भी बड़ी कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, इसका जो एरिया हो सकता है वो काम करने का इतना हो सकता है कि ये बाहर कंट्री के अंदर भी बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी ये कंपनी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो देखो,
ये हमने पढ़ा किसके अंदर, क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में, कि बेसिकली इसकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अकेले अकेले स्टार्ट करना चाहते हो सोल प्रोप्राइटरी की तरफ जा सकते हो, अगर आप अकेले मालिक बनना चाहते हो तो। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टार्ट करना चाहते हो तो पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हो, जहाँ पे सारे के सारे लोग पैसा मिलाएंगे, अपनी नॉलेज मिलाएंगे और एक बिजनेस को सेटअप कर देंगे, ठीक है। अगर आप उससे भी बड़ा चाहते हो कि और बड़े लेवल पे करना है इसको, तो आप कंपनी खोल सकते हो, ठीक है। तो उन सबका ओवरव्यू आपने वहाँ पे देख लिया, उसके फीचर्स आपने समझ लिए थे वहाँ पे, ठीक है। और इनके जो लेवल्स होते हैं, छोटी कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, तो वो आपने देख लिया। तो देखो फर्क कहां पर आ रहा है, ठीक है, कि हम जब गए तो मैंने क्या करा, आप क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज ने आपने क्या किया, आप क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज ने क्या किया, आपको बेसिकली बार बार से राउंड मार के लिया है, ठीक है, कि ये वाला बिजनेस होता है, ठीक है, ये इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी काम करता है, ठीक है, इसमें इतनी कैपिटल लगी हुई है, इसमें इतनी कैपिटल लगी हुई है, समझ गए। तो सबको उसने ना एक आपको ओवरव्यू दे दिया बार बार से, उसको फीचर समझा दिया आपको, ठीक है, मेरिट डिमेरिट समझा दिया आपको। क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज क्या कहती है, देखो इसको ना सम अप करते हैं। इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि थोड़ा स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है, थोड़ा मीडियम स्केल पे काम कर रहा है, थोड़ा और भी लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, कंपनी है बड़ी सी, ठीक है। इसको ऐसे ना समझ के इसको बोलते हैं कि जस्ट एक बिजनेस है तीनों के तीनों, ठीक है, बिजनेस है, बिल्कुल हम गलत क्या ही कह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो तीनों ये बिजनेस है। अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस स्मूथली रन कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है, ये बिजनेस आपस में मतलब डे टू डे एक्टिविटी को अपने करते कैसे हैं, ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। तो क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में हम इससे बाहर से घूमकर आ गए, क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के अंदर हम इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, अंदर इसके एंटर करेंगे और ये जानेंगे कि इसके अंदर का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इसके अंदर काम करने वाले लोग कैसे हैं, ठीक है, आपस में मतलब कि कैसे वो सिस्टम उन्होंने बना रखा है, कौन किसको रिपोर्टिंग करता है, ठीक है, बेसिकली किससे कौन ऑर्डर लेता है, किसको कौन ऑर्डर देता है, ठीक है। तो वो हम जानने वाले हैं किसके अंदर, क्लास 12 की बिजनेस स्टडी जो कि किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये जो अंदर कामकाज चल रहा है ना, कैसे एक सिस्टम काम कर रहा है, इसी को क्या बोलते हो आप, मैनेजमेंट बोलते हो, ठीक है। और जो मैनेजमेंट करे उसको क्या बोलते हैं, मैनेजर, समझिए। अब थोड़ा चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने चीजें किसमें ऐड करी है, जिसको मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके। आपको एक तरफ दिखेगा यहाँ पे कि ए प्राइवेट लिमिटेड का ग्राफ दिखेगा, दोनों बेसिकली कंपनी है, ठीक है, एक है बी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक मैं आपको ना बेस डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम से मैनेजमेंट पे जाएंगे तो आपको मतलब कि समझ आया नहीं आया, बेस डेवलप करने के लिए सब चीजें की जा रही है। तो ए प्राइवेट लिमिटेड का जो ग्रोथ का ग्राफ है ना, जब ये स्टार्टिंग के ईयर में थी तो हो क्या रहा था, देखो पहले तो इसको बीच वाला बॉक्स समझते हैं कि इंगेज जो दोनों कंपनीज है ये किस बारे में, तो एंगेज इन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अब सेकंड लाइन क्या कहती है हमारे को, स्टार्टेड इन सेम ईयर विद ऑलमोस्ट सेम कैपिटल, ठीक है, सॉरी, स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट इक्वल कैपिटल, ठीक है, यानी कि इक्वल कैपिटल के साथ इनको स्टार्ट किया गया। लिखने का पर्पस क्या है मेरा, बेसिकली यही कि इन्होंने सेम ईयर में स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट सेम लेवल से स्टार्ट किया और सेम तरह का बिजनेस स्टार्ट किया। अब ए प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या हुआ कि ये स्टार्टिंग के दिनों में, स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स के अंदर ये बहुत ऊपर गए, ठीक है, और उसके बाद ऐसा पॉइंट मतलब कि यहाँ से ऐसा हुआ कि मतलब कि वे लगातार ही देखो नीचे ही आती जा रही है, ठीक है, नीचे आती जा रही है। लेकिन जो बी प्राइवेट लिमिटेड आप देखोगे कि ये इतनी तेजी से बढ़ी नहीं, पहली बात तो, लेकिन कांस्टेंट ग्रोथ आप ना एक तरह से देखो उसको तो ये लगातार तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, हल्का फुल्का यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं लेकिन ये ग्रो कर रही है, ठीक है। अगर मुझे एक वर्ड बोलना पड़े इसके लिए तो इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो डिक्लाइन की जा रही है, ठीक है, डिक्रीज होती जा रही है। और जहाँ पे ये है ये क्या करती जा रही है, ये ग्रो करती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है, तो हमारे आपकी तरह डिस्कस करने वाले यहाँ पे दो और भी लोग हैं, कौन कौन है, एक है आपके पास यहाँ पे मिस्टर एक्स और एक है हमारे पास यहाँ पे मिसेज वाई। तो मिस्टर एक्स से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपके हिसाब से आप क्या समझे दोनों को देख के, ठीक है, आप ग्राफ दिखाया गया, ग्रोथ चार्ट दिखाया गया दोनों कंपनी के, तो आपको क्या लगता है कि जो ए प्राइवेट लिमिटेड है वो क्यों नीचे जा रही है। तो हमारे जो मिस्टर एक्स है वो क्या बताते हैं कि यहाँ पे पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है, कि आपस में तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा कंपनी में, ठीक है, लैक ऑफ टीम स्पिरिट हो सकती है कि लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, कंपनी गोल को तो कोई देख ही नहीं रहा है, कंपनी क्या चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपस में लोग एक दूसरे से बना के नहीं चल रहे हैं लोग, ठीक है। इम्प्रॉपर प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है कि हम ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं जो अचीव ही नहीं कर पाते और फिर हम बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, ठीक है, प्लानिंग के अंदर हमारी कमी हो सकती है। प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। उसके बाद इनकॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, इनकॉम्पिटेंट वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो काम करने वाली जो वर्कफोर्स है, यानी कि जो लेबर्स है, जो एम्प्लॉइज हैं, वो क्या है, इनकॉम्पिटेंट है, मतलब क्या है, वो इनकैपेबल है, यानी कैपेबल नहीं है काम करने की पूरी तरह से जितना उनको होना चाहिए। या फिर उनको लास्ट में क्या बोलते हैं कि पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड
फंड, यानी कि इसके अंदर जो एसेट्स हैं यानी कि रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो मतलब कि फिजिकल रिसोर्सेज हो, तो उसके बीच में फंड्स यानी कि जो आपका पैसा है, ठीक है, उसके बीच में क्या है, सही से आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, सही से आप उसको बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, कि जिसका रीजन है कि क्या ए प्राइवेट लिमिटेड नीचे जाए जा रही है, ठीक है। अब यही बात बोली जाती है किससे, मिसेस वाई से, ठीक है, मिसेस वाई से भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि आपके हिसाब से बताओ कि ए प्राइवेट लिमिटेड क्यों नीचे जा रही है, तो मिसेस वाई कहती है क्या कि मेरे हिसाब से क्या है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है, पुअर मैनेजमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि मैनेजमेंट क्या है, पुअर है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैनेजमेंट क्या हुआ, इसको हम समझते हैं, ठीक है। पुअर का मतलब तो आपको सबको मालूम है, बेकार। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये आपके थोड़ा नया वर्ड है, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको कवर करते हैं। तो अब ये मतलब कि इंतजार खत्म हुआ, अभी आपका मतलब क्या आ चुका है, क्या, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दी गई है आपको डेफिनेशन, इसको समझ लेते हैं पहले क्या कहती है। तो मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट कोई चीज नहीं है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, कोई सामान का नाम नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया है। अब प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे कि, ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है, यहाँ पे इफ गलत से हो गया, ये ऑफ होगा, ठीक है, इट रेफर्स टू सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं जिनको आप फॉलो करते हुए काम को करते हो, ठीक है। अगर आपको याद हो तो क्लास 11 में हमने पढ़ा था प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है, जो क्या करती है, एक गुड्स को मतलब कई सारे स्टेजेस से गुजारते तब जाके वो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में जाके वो चेंज होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल था आपका शुगर वाला था, पेपर वाला था, ठीक है, तो उसको अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, पहले वो शुगर केन के रूप में होती है, ठीक है, गन्ना होता है, ठीक है, उसके बाद जाके चीनी का रूप लेता है, ठीक है, तो उसके पहले क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है, ठीक है, स्टेप 3 होता है, तो इस तरह से मतलब स्टेप्स चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है, इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स होते हैं, हम देखेंगे आगे जाके उसको, ठीक है, इसके फंक्शंस बोला जाता है उसको मैनेजमेंट के। अब देखो यहाँ पे ना कुछ टर्म्स आई है, क्या, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है। प्रोसेस हम समझ चुके हैं, प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं किसी चीज को करने के लिए, ठीक है, तो वो स्टेप्स जहाँ पर आ जाते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, प्रक्रिया बोलते हैं। इफेक्टिवनेस जिसका सेकंड टर्म है आपके लिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, देखो, इट मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब अगर उसको बोलो तो अगर आपको जो काम दिया गया उसको आपके साथ बोला गया था कि आपको एक डेडलाइन दी गई कि आपको 1 महीने के अंदर उसको काम को पूरा करना है, या फिर उसको 1 दिन के अंदर आपको पूरा करना है, लेकिन आपने क्या करा, टाइम खत्म होने से पहले पहले आपने उस काम को पूरा करके खत्म कर दिया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या, किस चीज में फोकस किया गया, टाइम पे फोकस किया गया, ठीक है। आपको टारगेट दिया गया, आपको टाइम दिया गया, आपने टारगेट क्या कर लिया, अचीव कर लिया, ठीक है, कितने टाइम में, जो आपको टाइम दिया गया था उतने टाइम के अंदर अंदर आपने टारगेट को अचीव कर लिया, तो इसको क्या बोला जाएगा कि आप इफेक्टिव है, ठीक है। दूसरी तरफ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आपको एक टारगेट दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 100 बल्ब्स बनाने, ठीक है, आपको 100 बल्ब्स बनाने, अब 100 बल्ब बनाने का आपको टारगेट दिया गया और बोला गया कि आपको कम से कम कॉस्ट में बनाना है, ठीक है, यानी कि 70 फॉर एग्जांपल इससे 7-8 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए एक बल्ब की, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे आपने पूरी तरह से एक कॉस्ट एनालिसिस किया कि कैसे इनको इसी कॉस्ट कम की जा सकती है, ठीक है, कैसे 100 बल्ब बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने क्या किया, अपने टारगेट को अचीव किया, लेकिन कम से कम कॉस्ट में किया। कम से कम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने लेस इनपुट्स लगाए, ठीक है, लेस इनपुट्स का इस्तेमाल करते हुए आपने एक डिजायरेबल आउटपुट, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, डिजायरेबल आउटपुट आपने बना के दे दिया। आउटपुट क्या था आपका, 100 बल्ब। इनपुट क्या थे आपके, उसके अंदर हो सकता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया आपने, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया आपने, लेबर का इस्तेमाल किया आपने, ठीक है, तो आपके इनपुट्स हो गए सारे के सारे। तो इन सबका आपने इस तरह से इस्तेमाल किया कि आपने ना तो वेस्टेज होने दी, ठीक है, ऊपर से कम इस्तेमाल करते हुए आपने पूरा का पूरा सामान बना के रेडी कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। अगर आप काम टाइम पर पूरा कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो आपका टारगेट है टाइम पे पूरा करके दे रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इफेक्टिवनेस। अगर आपका जो काम है वो कम से कम कॉस्ट में हो रहा है, कम से कम आप इनपुट यूज करके उस काम को पूरा कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इनमें से 1 मिनट इसको अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा क्या कि इनमें से बेटर कौन सा है, क्या हमें इफेक्टिव बनना चाहिए या फिर हमें एफिशिएंट बनना चाहिए।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज देता हूँ इसकी, कि दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि इनमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इफेक्टिवनेस होना ज्यादा जरूरी है या फिर मतलब कि एफिशिएंसी के पीछे भागना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो, एक मैनेजर है, उसको काम दिया गया कि आपको क्या करना है कि एक महीने के अंदर अंदर में आपको 1000 वॉशिंग मशीन बनानी है, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन आपको एक महीने के अंदर बनानी है, ठीक है। तो वो मैनेजर गया, ठीक है, उसने क्या किया कि डबल शिफ्ट में काम कराना स्टार्ट किया, ठीक है। अब डबल शिफ्ट में जब काम होगा तो जो काम करने वाले लोग हैं वो सैलरी लेंगे अपनी, ठीक है, जो वेजेस वगैरह जो उनके बनते हैं पैसा लेंगे अपनी, तो यानी कि लेबर कॉस्ट आएगी डबल आपकी। दिन में जो काम करते थे वो तो आएगी, लेकिन इस वजह से तो जो दिन में तो अब उन्होंने जो काम किया, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपकी कॉस्ट आई। आपने मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में काम करवाया तो वहां पर भी आपकी कॉस्ट आई, यानी कि डबल एक तरह से कॉस्ट आ गई आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है, आप रिसोर्सेज का यानी कि इनपुट्स वगैरह का जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, समझ गए। तो पैसा एफर्ट वगैरह सब कुछ उसने ज्यादा लगाया और उसने क्या कर दिया, 1000 वॉशिंग मशीन बना के एक महीने में उसने रेडी कर दी, ठीक है। अब दिक्कत कहां पर आई, दिक्कत ये आई कि जितने उसको बोला गया था कि आपको एक मशीन की जो कॉस्ट आनी चाहिए वो 7 से 8 हजार रुपए आनी चाहिए। अब जब उसने इतना सारा किया ना, डबल शिफ्ट में काम करवाया, इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा यूज करी, ठीक है, इक्विपमेंट उसने ज्यादा यूज करे, तो वो कॉस्ट ना बढ़ के कहीं ना कहीं पहुंच गई 9000 रुपए, ठीक है, 9000 पहुंच गई पर वॉशिंग मशीन पीस के हिसाब से, ठीक है। सॉरी। अब एक वॉशिंग मशीन जो उन्हें मार्केट में सेल कर रही थी कितने रुपए में, मान लो 15,000 रुपए में सेल करनी थी, अगर वो बनी होती कितने फोर से 7,500 रुपए में बनी हुई होती, ठीक है, 7,500 अगर 7,500 रुपए में अगर वो बनती तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है आपको, इसको शायद आपको दिखेगा नहीं, उसको यहाँ पे लिखता हूँ। एक वॉशिंग मशीन को मार्केट में बेचा जाना था कितने रुपए में, 15,000 रुपए में, ठीक है। उसकी कॉस्ट आनी चाहिए थी जिस तरह से उसको मतलब टारगेट दिया गया था 7 से 8 हजार के रुपए, 7 से 8 हजार रुपए के बीच में आनी चाहिए थी। अगर वो 7,500 रुपए में चीज बन जाती तो फायदा कितने का होता, 7,500 रुपए का फायदा होता, ठीक है। लेकिन मैनेजर ने क्या कर दिया, ज्यादा कॉस्ट लगा दी उसके ऊपर, तो वो चीज ज्यादा कॉस्टली हो गई। अब देखो वो चीज बढ़ के कितनी कॉस्ट पहुंच गई उसकी, 9,000 रुपए पहुंच गई। अब आप मुझे बताइए इसमें कैलकुलेट कीजिए कि इसका मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, 6,000 रुपए हुआ, ठीक है, 6,000 रुपए प्रॉफिट मार्जिन हुआ। तो जहां 7,500 रुपए कंपनी बचाती है एक मशीन पे, वहां उसको कितना बचा पाएगी, आप सिर्फ 6,000 रुपए बचा पाएगी। तो क्या ये ठीक चीज है? नहीं है। अगर उसको पूरी तरह से प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तो वो आगे बिजनेस को रन कैसे कराएंगे, लोगों की सैलरी उनकी वेजेस कैसे पे करेंगे, अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर जो मतलब सप्लायर को पेमेंट करनी होती है, वो कैसे पेमेंट करेंगे जब वो प्रॉफिट ठीक से कमाएंगे ही नहीं तो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यार इफेक्टिवनेस होना ना ज्यादा ठीक नहीं, ठीक है, तो एफिशिएंट हो जाए वो ज्यादा ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी। तो एफिशिएंसी के अंदर क्या सीन है, देखो वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि उसको टारगेट क्या दिया गया कि 1000 वॉशिंग मशीन उसको बना के रेडी करनी है, कॉस्ट कितनी आनी चाहिए उसके ऊपर, 7 से 8 हजार रुपए आनी चाहिए। उसने बहुत मतलब काम किया, मतलब कि ठीक से उसने कॉस्ट एनालिसिस किया, सब कुछ करके उसने 7 से 8 हजार के बीच में बना के मशीन को रेडी कर दिया इतनी कॉस्ट में, ठीक है। अब इन सब को करते करते जहां उसको एक मंथ में टारगेट पूरा करना था ना, उसने लगा दिया कितना, 1 महीना और 15 दिन लगा दिए, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि इसमें क्या दिक्कत है, 15 दिन तो लेट हुए। यहाँ पे देखो दिक्कत 15 दिन में ये हो गई कि आप ही उस मार्केट में अपनी मशीन नहीं बेच रहे हो, बहुत सारे लोग उस मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए आए हैं, ठीक है। अगर आपने एक प्लानिंग की थी कि इस तरह की मशीन बनाऊंगा, ये अलग फीचर लेकर आऊंगा उसके अंदर, फिर उसको मैं 1 महीने के अंदर बना के मार्केट के अंदर उसको उतार दूंगा, अगर आप उसको लेट से उतारोगे तो होगा क्या कि वो अपॉर्चुनिटी मार्केट में कोई और पहले ही ले जा चुका होगा, ठीक है। तो अब आपकी मशीन बेचने में फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आपने उसके लिए प्राइस सेट किया होगा 4 से 15 हजार में बेचूंगा, मार्केट में पहली मशीन है, ठीक है, तो आपकी मशीन कोई क्यों लेना चाहेगा, क्योंकि वही सेम फीचर वाली मशीन मार्केट में पहले कोई बेच मतलब कि निकाल चुका है, अपनी लॉन्च कर चुका है, ठीक है। तो आपकी मशीन अब नहीं बिकेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी प्राइसिंग आपने सेट कर दी 14,000 रुपीज या फिर 13,000 रुपीज आपने उसकी प्राइसिंग सेट कर दी। अब इससे क्या हुआ, फिर से आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो देखो अगर आप एक के पीछे भागोगे तो 2 प्रॉब्लम है, इफेक्टिवनेस भी अपने आप में ठीक नहीं है, एफिशिएंट होना भी अपने आप में ठीक नहीं है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि दोनों से ही टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा इजीली कि बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इंटर रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। तो अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है कि कॉइन की 2 फेसेस हैं, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको काम करना चाहिए कम से कम कॉस्ट में और टाइम पर भी काम को पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजर क्या चाहते हैं कि उनका जो भी गोल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल है, बिजनेस का जो भी गोल्स सेट किए गए हैं, ठीक है, तो वो टारगेट्स अचीव हो जाए, ठीक है, टाइम रहता है अचीव हो जाए और कम से कम कॉस्ट में अचीव हो जाए, ताकि हमारे को आगे मार्केट में जाने से जाके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो इसमें इतना था हमारा बस।
तो यहाँ हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। इसके अंदर कुछ की टर्म्स इस्तेमाल की गई थी, जैसे कि प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसके बारे में जान लिया क्या होता है, इफेक्टिवनेस होना क्या है अपने आप में, और एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। और दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या जाना कि दोनों ही साथ साथ चलते हैं, इंटर रिलेटेड टर्म्स से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनेजर हमेशा क्या ट्राई करता है कि जो भी उसके गोल्स होते हैं, ठीक है, जो भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, वो कैसे अचीव किए जाए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। कई बार क्या होता है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि कई बार जो हमारे टारगेट्स होते हैं सिर्फ इफेक्टिवली अचीव होते हैं, एफिशिएंटली नहीं हो पाते, और कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एफिशिएंटली अचीव होते हैं और इफेक्टिवली नहीं हो पाते, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि हम यही ट्राई करते हैं कि हमारा जो भी टारगेट्स हैं वो कम से कम कॉस्ट में अचीव हो जाए और टाइम पे अचीव हो, ठीक है। जो भी हमने टाइम पीरियड उसके लिए सिलेक्ट किया है उस टाइम के अंदर अंदर में वो अचीव हो जाए, ठीक है। तो अगर मुझे समझाना हो आपको एक सिंपल सी लाइन में कि एक मैनेजमेंट क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, असल में क्या चल रहा है, तो इसको मैं सम कर सकता हूँ इस पूरी की पूरी स्लाइड को कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है। सिस्टमैटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक सिस्टमैटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे सबको ये मालूम होगा किसको क्या करना है, कौन सा काम करना है, ठीक है, कैसे करना है उसको, किसको रिपोर्टिंग करनी है, मतलब किससे ऑर्डर लेने हैं, किसको ऑर्डर देने हैं, ठीक है। तो जब सबको ये बातें मालूम होंगी तो आपका काम क्या हो जाएगा, स्मूथली पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं। तो ये रहा, तो इस डायग्राम का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूं वन बाय वन। तो फर्स्ट है इसका मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो किया किस लिए जाता है, टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो हमेशा ये देखा जाएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ गोल हो जिनको मैनेजमेंट की हेल्प से अचीव किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो मैनेजमेंट काम करता है किसकी तरफ काम करता है, गोल को अचीव करने की तरफ काम करता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि कंपनी गोल हो सकता है किसी को 1000 यूनिट बनानी है, ठीक है, एक महीने के अंदर अंदर में। किसी का ये गोल हो सकता है कि किसी को मतलब उसको अपनी सेल बढ़ानी है साल के एंड में जाते जाते, ठीक है, तो ये भी गोल है, इसके लिए मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। या फिर ये गोल हो सकता है कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने किसी स्टेट में या फिर कहीं पर भी, तो ये भी एक गोल ही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरी तरह से एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसको आप क्या बोलते हो, मैनेजमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो क्या कहता है हमारे को कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो जो मैनेजमेंट है वो हमारी एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल का एफर्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग मिलकर अपना अपना रोल पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सब अपना अपना मतलब किसमें एफर्ट लगा रहे हैं, तब जाके मतलब एक पजल जैसा कुछ है, ठीक है, तो ये क्रिएट हो रहा है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, कभी भी आइसोलेशन में नहीं काम कर रहा, एक सिंगल इंडिविजुअल के यहाँ पे एफर्ट्स काम नहीं कर रहे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मेहनत काम कर रही है, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एफर्ट्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे सब किसी को मालूम होता है किसको क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। सबके अपने अपने रोल्स होते हैं जिनको वो बखूबी निभाते हैं, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स को बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक टीम वर्क है, ठीक है। मैनेजमेंट एक टीम वर्क है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ठीक है। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब समझेंगे इस वर्ड से यूनिवर्सल, ठीक है। अब यूनिवर्सल का मतलब कि जो हर जगह, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। इसका मतलब सिंपल सा इतना सा है कि चाहे वो आपका बिजनेस का काम हो, चाहे आपके घर का काम हो, ठीक है, या फिर कोई प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनी हो या फिर नॉन प्रॉफिट जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इवन मैनेजमेंट के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, इसको बाद में बताऊंगा आपको, उसके अंदर भी हर एक लेवल पे, ठीक है, हर एक मतलब कि स्टेप्स पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम ये बोलें कि एक बिजनेस है उसी को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो नहीं। एक हॉस्पिटल, ठीक है, जो मतलब समझ लो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा ना, लेकिन उसको भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वरना वो ठीक से लोगों को इलाज नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब कि बिना इलाज करे रह जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे एंड में, ठीक है। तो ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है, चाहे वो एक छोटा बिजनेस हो, ठीक है, चाहे वो एक बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, ठीक है, चाहे वो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता हो बिजनेस, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करता हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है। तो हर जगह पे हर किसी को मैनेजमेंट की जरूरत यहाँ पे है, ठीक है। बिजनेस टाइप कैसा भी हो, छोटा बड़ा, ठीक है, मतलब कि बिजनेस किस चीज में आप करते हो कैसा भी हो, डिपेंड नहीं करता, हर जगह मैनेजमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है काफी इंटरेस्टिंग है, ये बताता है हमारे को कि जो मैनेजमेंट आपको ऐसा दिख रहा है, एक वर्ड टाइप का दिख रहा है, ठीक है। मैंने ये भी समझा दिया आपको कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ये प्रोसेस है तो आपको एक बस ये करना है आपको हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 खत्म, ठीक है। ये मैनेजमेंट उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, यानी कि उससे भी ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये अलग अलग 3 डायमेंशन में काम करता है, ठीक है। तीन डायमेंशन कौन कौन से हैं वो इसके, एक है इसका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, एक है इसका मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एक है इसका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। इसको समझते करके, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है, देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी काम करने की वजह से, यानी कि कोई काम को मतलब करने की वजह से एक सेटअप होती है, ठीक है। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कार बनानी है, एक हॉस्पिटल है उसे इलाज करना है, ठीक है, एक स्कूल है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो वो जो उसका फाइनल काम है ना, जिसको अचीव करना है, इसको आप गोल बोलते हो, उसको करने से पहले और दूसरे काम भी किए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उन चीजों का भी मैनेजमेंट करना यहाँ पे जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काम का मैनेजमेंट हो गया कि आपको अल्टीमेटली कौन सा टारगेट पूरा करना है, उसके लिए और बहुत सारे पीछे काम होंगे जिसका आप मैनेजमेंट करते हुए स्टार्टिंग से चलोगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो काम खुद तो होने जाएंगे, अपनी साइड के लिए क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है, ये खुद तो हो नहीं जाएगा। उसे काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी काम करने के लिए आपके पास उस काम को पूरा करने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए, ठीक है। अब लोग जो आपके बिजनेस के साथ जुड़ते हैं वो अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके जुड़ते हैं, उनकी अपनी कुछ नीड्स होती है, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल भी होती है और एज ए ग्रुप भी होती है। तो आपको क्या चाहिए होता है कि उनकी जो नीड्स है उनको ध्यान रखा जाए, ठीक है। जैसे कि आप उनको एक कॉम्पिटेटिव सैलरी दें, ठीक है, यानी कि जो मार्केट के अंदर वेजेस चल रहे हैं, सैलरी चल रही है, आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक से काम करेंगे, ठीक है। आप उनको एक हेल्थी एनवायरनमेंट दे रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे मतलब काफी ज्यादा साफ सफाई है, ठीक है, या फिर अगर आप उनका मंथली चेकअप कराते हैं मेडिकल, ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है कि आप उनकी जरूरतों पर ध्यान रख रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि वो आपके लिए अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर ये आता है कि लोगों से काम निकलवाना, ठीक है, यानी कि लोगों से इफेक्टिवली काम निकलवाना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों का मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि राइट तरह मतलब कि जितने मतलब जिस कैपेबिलिटी के लोग हमारे को चाहिए, ठीक है, काम को पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आने होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। इसके अंदर कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि उनकी नीड्स ध्यान रखनी होती है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आता है आपका थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, ये वो इसको प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस यानी कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो बिजनेस अपनी डे टू डे बेसिस पे इसको मतलब परफॉर्म करता है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपका परचेज का करना हो गया, समझे, ठीक है, परचेज करना हो गया, प्रोडक्शन करना हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद सेलिंग हो गई। तो ये जो सेल करना, प्रोडक्शन करना, परचेज करना, ये क्या होते हैं, इसके ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली बना कैसे है, तो ये ना इन दोनों कंबाइन करने से बना है। कुछ आपने एक्टिविटीज, कुछ आपने काम की लिस्ट बनाई, ठीक है, ये काम करने, फिर उसको कंबाइन करके आपने एक मतलब कि डिपार्टमेंट का रूप दे दिया। डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों ने पीपल बोल रहे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स बोल रहे, तो इन दोनों कंबाइन करने से ही क्या बनता है, ये ऑपरेशन तैयार होता है, ठीक है, यानी कि प्रोसेस, वो काम जो बिजनेस अपने अपने आप को चलाने के लिए डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे लाइफ में उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी होता है, अगर आप गेस करो, जैसे कि अगर आपको कुछ 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है किसी भी काइंड ऑफ गुड्स की, अगर आपके पास परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग ऐसे मतलब परचेज डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसके लिए अगर आप प्रॉपर मतलब जो अच्छे तरह के रॉ मटेरियल उसने परचेज नहीं किए, तो क्या होगा, प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छे से मतलब परचेज डिपार्टमेंट वालों ने रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का परचेज नहीं किया तो ना तो प्रोडक्शन हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो तो सेलिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या होता है, इनको मैनेजमेंट करना इनका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैनेजमेंट कर दिया, हमेशा के लिए काम खत्म हो गया, आप छुट्टी लेके घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके टारगेट्स कई बार अचीव होंगे, कई बार अचीव नहीं होंगे, तो आप हमेशा ये देखोगे टारगेट अचीव हो जाते हैं तो आपके नए टारगेट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब उन नए टारगेट्स को कैसे अचीव करना है उसके लिए आप दोबारा मैनेजमेंट करोगे, समझ गए। कई बार ऐसा भी होगा कि टारगेट्स आपके अचीव नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं अचीव हो रहे, ठीक है, तो उसके लिए आप फिर अलग से मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। तो जो टारगेट्स आपके अचीव नहीं हुआ है पता लगाओगे कि क्या कहां पर कमी रह गई, तो उस कमी को दूर करने के लिए आप दोबारा से सारा कुछ स्टार्ट करोगे। तो इसको क्या बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, या फिर इसको बोल सकते हैं इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस as it is performed by managers continuously by keeping in mind the requirements of an organization, ठीक है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये मैनेजर जो अपने ध्यान में रखते हैं और बार बार मैनेजमेंट को परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो जिस एनवायरनमेंट में जिस काम कर रहा होता है, एनवायरनमेंट का मतलब
मतलब जो हमारे आसपास के जो जानवर पेड़ पौधे वाला एनवायरनमेंट नहीं, ठीक है। एनवायरनमेंट यहाँ पे वो होता है कि जो वो फोर्सेज होती हैं जो बिजनेस के डिसीजंस को या फिर बिजनेस के जो वर्किंग एक्टिविटीज है उसके ऊपर मतलब इम्पैक्ट डालती है, ठीक है, उसके ऊपर असर डालती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो इस असर पड़ने का देखो नतीजा क्या निकलता है, अगर जैसे मान लो पॉजिटिव इसका असर पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वे में अगर इसका असर पड़ता है तो बिजनेस को कई बार अपने गोल्स बदलने पड़ते हैं, काम करने का तरीका बदलना पड़ता है, एक्टिविटीज बदलनी पड़ती है अपनी। तो जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा, उसको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको, तो आप देखेंगे कि आज से 2 साल पहले अगर आप जैसे हॉर्लिक्स बॉर्नविटा की ऐड देखेंगे, ठीक है, या फिर हनी की ऐड देखेंगे, तो उसमें कहीं पर भी इम्यूनिटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, उस टाइम पे उतनी जरूरत ही नहीं, ठीक है। सब लोग मतलब कि किसी को मालूम था कि मतलब एक वायरस आ जाएगा, ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो मतलब कि उसके ठीक है, जिसकी वीक होगी तो वो दिक्कत हो जाएगी उसको, ठीक है। तो उस टाइम पे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो वहां पे वो ऐसा नहीं करते थे अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर। लेकिन अगर आप इन दिनों ऐड देखोगे ना, तो जितनी मतलब मोस्टली खाने की जो चीजें हैं, चाहे आटे की ऐड हो, हनी की ऐड हो, या फिर वो बॉर्नविटा की ऐड हो, हॉर्लिक्स की ऐड हो, तो हमेशा क्या इंक्लूड करेंगे, ये जो आपका मतलब कि ड्रिंक है, ये आपका मतलब कि इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये डाबर हनी है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है कि लोगों की जो प्रेफरेंसेस होती है, ठीक है, वो कहाँ से चेंज हो चुकी है। अब वो कुछ भी ऐसे खाना पसंद नहीं कर रहे, वो क्या खाना पसंद कर रहे हैं जो कि हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, ठीक है, यानी कि जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो यही बिजनेस क्या कर रहा है, उसे वो उसी चीज का फायदा उठा रहा है, वो बार बार बता रहा है आपको ये चीज कि उसके प्रोडक्ट के अंदर ऐसी चीजें हैं जो मतलब कि उस प्रोडक्ट की खास बात ये है कि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जांपल हो सकता है किसका, डायनामिक फंक्शन का, जैसे मतलब कि एनवायरनमेंट बदला, ठीक है, जैसे बाहरी चीजें काम कर रही है तो बिजनेस ने अपने काम करने का तरीका भी उस हिसाब से बदल लिया, समझ गए आप। इसके बाद इंटेंजिबल फोर्स, तो जो मैनेजमेंट है वो आपकी क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी सीन और टच, ठीक है, यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते, बस उसकी जो प्रेजेंस है उसको फील कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल फोर्स। अगर आप किसी एक कंपनी में जाते हो, सारा कुछ काम मतलब कि सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ का मैनेजमेंट काफी सही है, और वाइस वर्सा, ठीक है, यानी कि अगर मतलब कि नहीं हो रहा है काम ठीक से, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, कौन किससे ऑर्डर ले रहा है, कुछ डिसाइड नहीं है, सब मतलब कि फैला पड़ा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ का मैनेजमेंट बेकार, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि इसके बारे में, सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अपने सिलेबस का ओवरव्यू। तो आपकी जो बुक है बिजनेस स्टडीज की, यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। कौन कौन से पार्ट है आपके, ये पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए किसके बारे में चलता है, प्रिंसिपल और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में चलता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मतलब कि एक मैनेजर को ये सारी चीजें बातें मतलब कि आनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपको इन सब चीजों के बारे में। सेकंड पार्ट जो है आपका वो बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में, यानी कि पैसा कहाँ से अरेंज करना है, ठीक है, सामान बनने से पहले कैसे सामान बनाना है, कैसे उसकी प्राइसिंग करनी है, ठीक है, कैसे उसको मार्केट में लेकर जाना है जिससे लोग खरीदें उसको, ठीक है। तो वो आप पढ़ोगे इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब कुल मिला के इस बुक में ना आपके 12 चैप्टर है, ठीक है। पार्ट ए में इसके आपके 8 चैप्टर है और पार्ट बी में इसके आपके 4 चैप्टर है। अब इसके अगर मार्क्स वाइज इसकी बाइफर्केशन करें तो जो फर्स्ट 3 चैप्टर है आपके वो कितने मार्क्स के होते हैं, आपके 16 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद वाले 2 चैप्टर है यानी कि आपके जो 4th और 5th है ये आपका 14 मार्क्स का होता है, ठीक है, दोनों मिला के पेपर में। और जो आपका मतलब कि लास्ट के 3 चैप्टर बचते हैं ये आपके 20 मार्क्स। तो इस हिसाब से जो आपकी फर्स्ट बुक है ना वो कितने की बन रही है, ये 50 मार्क्स की बन रही है आपकी, ठीक है, 50 मार्क्स की इसकी वेटेज है। तो सेकंड जो पार्ट है इसका, ठीक है, यानी कि सेकंड बुक बोलते हैं सेकंड पार्ट, क्योंकि मतलब कि एनसीईआरटी में क्या होता है कि बुक वाइज पार्ट आ गया होता है, हम इसको पार्ट बोल देंगे, ठीक है। तो जो पार्ट बी है इसका, जो बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में, उसके अंदर कुल 4 चैप्टर है और 4 के अंदर 2-2 ग्रुप बना रखा है, ठीक है। पहले 2 चैप्टर की वेटेज कितनी है, 15 मार्क्स की, और बाद वाले 2 चैप्टर है उनकी वेटेज कितनी है, अगेन 15 मार्क्स की, ठीक है। तो जो इसके अंदर टोटल इसकी जो वेटेज बैठती है वो है 30 मार्क्स, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितना बनता है, 80 मार्क्स, जिसका आपका थ्योरी का पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये थ्योरी का पेपर आपका 80 मार्क्स का आता है। बाकी एक प्रोजेक्ट बनाना होता है आपको, ठीक है, जो कि 20 मार्क्स का होता है। उसके अंदर आपको मतलब कि एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है, फिर उससे कुछ रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें, वाइवा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, आपके फाइल प्लस वाइवा इंक्लूडेड होता है, ठीक है। वाइवा के लिए एक टीचर आते हैं बाहर से, बेसिकली आपको प्रोजेक्ट वाला जो काम है आपके स्कूल का रहता है, समझ गए। तो इस तरह से मतलब कि हमने समझ लिया, इसको क्लास 11 से रिलेट किया, ठीक है। मैनेजमेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको हमने सीखा, ठीक है। उसका हमने सिलेबस डिस्कस किया। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक कि मतलब ये हम फिर आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो कि अभी मतलब कि 12th क्लास में आए हैं, ठीक है। हमारी बहुत ज्यादा उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू।